हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं द कर्स ऑफ लव। निया रुद्रांश के ही ख्यालों में गुम होकर नींद की आगोश में जा चुकी थी। नींद में ही उसे बहुत ज्यादा सर्दी लगने लगी तो उसने खुद को कंबल में लपेट लिया और गहरी नींद में सो गई। निया अपने सपनों की दुनिया में जा चुकी थी और अपने सपने में उसने खुद को एक बड़े से बगीचे में अपने चारों तरफ खुशबूदार फूल और तितलियों से घिरा हुआ पाया। वो एक सफेद रंग के बहुत ही खूबसूरत लिबास में थी। उसके कपड़े कुछ ऐसे थे। कमर के नीचे उसने रेशमी सफेद रंग का लहंगा पहना था और साइड से ऑफ शोल्डर ब्लाउज। कमर के नीचे आते हुए उसके लंबे घने काले बाल और कानों में पहने बड़े बड़े झुमके। हवा चलने की वजह से उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, जिससे उसकी पतली कमर नजर आ रही थी। वो सच में कोई आसमान से उतरी हुई परी ही लग रही थी। तितलियां उसके आसपास ही मंडरा रही थी, जैसे वो उससे कुछ बोल रही हों। तभी किसी के कदमों की आहट सुन वो सभी तितलियां उससे दूर हो गईं और निया को अपनी कमर पर किसी की छुअन का एहसास हुआ तो उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। अपनी आंखें बंद किए ही वो उस शख्स की तरफ पलटी और अपने हाथ उसके दोनों गालों पर रख दिए और थोड़ा ऊंचा उठकर अपने सर से उस शख्स के सर को सटा दिया। उस शख्स ने निया को अपने और नजदीक करके उसे कसकर गले लगा लिया और इस समय उन दोनों की ही सांसें तेज चल रही थी। तभी निया ने अपनी आंखें खोलकर उस शख्स को देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि रुद्राक्ष था। निया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, युवराज, हम कभी एक नहीं हो सकते और आप इसकी वजह अच्छे से जानते हैं। फिर क्यों आप मुझे मजबूर कर रहे हैं? इस पर रुद्राक्ष ने उसे जवाब देते हुए कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता है। हमें सिर्फ आप चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। निया ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, युवराज, आप मेरी हकीकत अच्छे से जानते हैं। राज परिवार मुझे आपके लिए कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को समझिए। मैं दुनिया जहान की नफरत लेके हमारे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इससे आगे निया कुछ और बोलती कि रुद्राक्ष ने उसके होंठों पर अपने हाथ रख दिए और उसे चुप करा दिया और उसके खामोश चेहरे को बड़े प्यार से देखते हुए बोला, कितना बोलती हैं आप, थकती नहीं हैं? एक बात अच्छे से जान लीजिए, हमें दुनिया जहान या राज परिवार किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ आप चाहिए नंदिनी। निया अपनी नींद से एकदम से उठ गई। उसने अपने चारों ओर देखा तो ये उसका कमरा था। उसके माथे से पसीने छूट रहे थे और उसका गला सूख रहा था। अपने बेड पर साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और एक बार में उसे खत्म कर दिया। उसने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। अपने माथे का पसीना साफ करते हुए निया अपने आप में बोलने लगी, ये ये कैसा सपना था? ये मैं कहाँ थी? और रुद्रांश सर मेरे सपने में ये सब क्या बोल रहे थे? हमारे बीच इतनी नजदीकियां क्यों थी? और उन्होंने मुझे नंदिनी नाम से क्यों पुकारा? क्या वो मैं थी? ये सब सोचते हुए निया ने अपना सर पकड़ लिया और उसके सिर में अब बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो अभी सूरज नहीं निकला था। उसे हल्की हल्की ठंड का एहसास होने लगा तो उसने अपनी अलमीरा में से एक स्टॉल निकाला। स्टॉल से खुद को कवर करते हुए वो नीचे आ गई। उसने अपनी मम्मी के कमरे में थोड़ा झांक कर देखा तो विमला जी गहरी नींद में सोई हुई थी। वो दबे पांव हॉल की तरफ चली गई और किचन में जाके अपने लिए अदरक वाली चाय बनाने लगी। उसके दिमाग में उसने जो अभी सपना देखा था बस वो ही सब चल रहा था। और फिर वो खुद को समझाते हुए अपने आप से ही बोली, निया, लगता है ये जो तू सब फालतू के लव ड्रामा देखती रहती है ना, ये सब उसी का ही असर है। कल गलती से मैंने रुद्रांश सर को गले लगा लिया था और ये सब उसी का ही आफ्टर इफेक्ट है। उनकी पर्सनैलिटी है ही इतनी चार्मिंग कि मैं उनके लिए अट्रैक्शन फील करने लगी हूँ। इसलिए मुझे ये पता नहीं क्या अजीब सा सपना आया। नहीं नहीं, मुझे उनसे दूर ही रहना होगा। वैसे भी वो इतने बड़े बिजनेसमैन है और एक राज परिवार से रिलेटेड है। यहाँ उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। और वैसे भी जैसे लोगों के पास जितनी जितनी दौलत और शोहरत होती है, दिल उतने ही कठोर। मैं कभी भी ऐसे किसी इंसान के प्यार में नहीं पड़ सकती जो दिल का अच्छा ना हो। फिर वो उठी और सुबह का नाश्ता तैयार करने लगी।
नाश्ता तैयार करने के बाद निया अपने कमरे में तैयार होने चली गई। बिमला जी भी अब तक उठ चुकी थी। उन्होंने जब किचन में नाश्ता तैयार देखा तो वो समझ गई कि आज निया जल्दी उठ गई है। निया भी अब तैयार होकर नीचे आ गई। बिमला जी ने उसके लिए नाश्ता लगाया और दोनों ने साथ में नाश्ता किया। बिमला जी ने निया से बात करते हुए कहा, निया, इस हफ्ते मनोज यहाँ आ रहा है, फिर हम दोनों को हमीरपुर जाना है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मुझे वहां जाने का समय ही नहीं मिला। कुछ पेंडिंग काम है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो करवाने हैं। दिल्ली में प्रियंका की मम्मी उसके पास रहने आ जाएगी, लेकिन तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? तुम शिल्पा को बोलो ना अपने साथ रहने को, क्या वो तुम्हारे साथ रह लेगी? उसकी इनकी उनकी इन बात पर निया ने कहा, मम्मा आप मेरी टेंशन मत लो, मैं आज ही शिल्पा से इस बारे में बात करती हूँ। एंड डोंट वरी, मैं अब अकेले रह सकती हूँ। इस पर बिमला जी ने उसे देखते हुए कहा, क्या बोला तूने? तू अकेली रह सकती है? अभी अगर बाहर से किसी बिल्ली की आवाज आ जाए तो तू झट से मुझे पकड़ लेगी और ये मैडम अकेले रहने की बात करती हैं। फिर वो इस बात पर हंसने लगी। उनकी बात सुन निया भी मुस्कुराते हुए बोली, क्या मम्मा, आप सुबह सुबह मेरा मजाक उड़ा रही हैं? अब हंसना बंद कीजिए, मैं स्कूल जा रही हूँ। निया दरवाजे की तरफ जाने लगी तो पीछे बिमला जी ने उसे आवाज देते हुए कहा, शिल्पा से जरूर पूछना। इस पर निया घर के बाहर जाते हुए उन्हें बिना देखे हुए ओके बोलकर घर से निकल गई। निया जल्द ही स्कूल पहुंच चुकी थी और इस वक्त निया अपने स्टाफ रूम की जगह लाइब्रेरी में थी। लाइब्रेरी की टीचर सुनीता जी छुट्टी पर थी तो लाइब्रेरी खाली ही थी। निया अभी लाइब्रेरी रूम में बैठी ही थी कि तभी वहां राम बहादुर आ गया और निया से कहने लगा, निया मैम, प्रिंसिपल मैम ने आपको टीचर मीटिंग रूम में बुलाया है। इस पर निया अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और सीधा प्रिंसिपल रूम की ओर चली गई। निया जब मीटिंग रूम में आई तो वहां पहले से ही सारे टीचर मौजूद थे। निया भी शिल्पा की बगल वाली जगह पर उसके साथ जाकर बैठ गई और शिल्पा से पूछने लगी, क्या हुआ, किस लिए मीटिंग बुलाई है आज? इस पर शिल्पा ने निया को जवाब देते हुए कहा, ये तो मुझे पता नहीं, ये तो अब जब मैम के आने पर ही पता चलेगा। और फिर वहां पर बैठे सभी टीचर्स प्रिंसिपल का वेट करने लगे। किशन जी ना चाहते हुए भी खुद को निया को देखने से नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर निया के चेहरे पर गई तो उन्हें एकदम से रुद्रांश का गुस्से से लाल चेहरा और उनकी वार्निंग याद आ गई और उन्होंने अपनी नजरें निया से हटा ली और सामने डोर की तरफ देखने लगे। तभी जया जी ने रूम के अंदर आते हुए सभी टीचर्स से उनका वेट करने के लिए माफी मांगी और आगे बोलने लगी, टीचर्स, मैंने आप सबको इसलिए इस मीटिंग रूम में बुलाया है कि ये अक्टूबर मंथ चल रहा है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ से यहाँ ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। हर साल की तरह ही इस साल भी हम अपने स्टूडेंट के लिए कैंपिंग करेंगे। सीनियर क्लासेस के टीचर स्टूडेंट से बात कर लें। तभी मोहन शर्मा जी जो स्कूल के ही टीचर थे, उन्होंने अपना हाथ कुछ बोलने के लिए उठाया। उनके हाथ को देखकर जया जी ने उन्हें बोलने के लिए कहा। तब शर्मा जी ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैम, कैंपेन के लिए मुझे नहीं लगता कि बच्चों को इसकी जरूरत है। ये तो शहर के बच्चों के लिए ठीक है जो प्रकृति से दूर रहते हैं। हमारे बच्चे तो दिन रात इसी प्रकृति और पहाड़ों में ही रहते हैं, उन्हें क्या जरूरत है इस कैंपेन की? इस पर जया जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया, शर्मा सर, आपने पूरी बात नहीं सुनी, ना ही मुझे मेरी बात को कंप्लीट करने दिया। फिर उन्होंने सभी टीचर्स की तरफ देखते हुए कहा, टीचर्स, ये कैंपेन कोई पिकनिक नहीं बल्कि एक स्टडी से रिलेटेड कैंपेन होगी, जिसमें हर बच्चों को हमारे हिमालय में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के बारे में उन्हें बताया जाएगा। और इसके लिए मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड शैलजा सिंह, जो इन्हीं सब की रिसर्चर है, वो स्पेशली आएगी और स्टूडेंट्स को इनकी जानकारी देगी। सिर्फ किताबों में पढ़ लेने से हमें सारी जानकारी नहीं मिलती। प्रैक्टिकल हम कितना उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमें नॉलेज मिलती है। इसलिए आप सब अपनी क्लास के बच्चों को इस कैंपेन की जानकारी दीजिए और जो बच्चे इस कैंपेन में इंटरेस्टेड है, मुझे टोटल नंबर की एक लिस्ट दे दीजिएगा। और हाँ, ये कैंपेन एक हफ्ते ही होनी है, सैटरडे और संडे 2 दिन, तो इसलिए आप सब इसके लिए रेडी रहें। यह कैंपेन बस 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए ही है।
सो क्लास टीचर्स इसका ध्यान रखें। जो टीचर इस कैंपेन में जाने के लिए इंटरेस्टेड है वो प्लीज अपना नेम इन 2 दिनों में मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसा बोलकर जया जी रूम से बाहर निकल गई और सभी टीचर्स भी रूम से बाहर निकलकर अपने अपने क्लासरूम में चले गए। क्लासरूम में टीचर्स ने अपने स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी दी। निया 11th क्लास सेक्शन ए की क्लास टीचर थी। उसने भी अपनी क्लास में जाकर बच्चों को कैंपेन के बारे में बताया। निया की क्लास में गर्ल्स थी, 30 गर्ल्स थी। वो सभी जाने के लिए रेडी हो गई सिवाय 5 गर्ल्स के। उन्होंने कहा, मैम हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, प्लीज आप उनसे बात कीजिए ना। उनमें से नेहा भी एक थी। नेहा की तरफ देखकर निया कुछ सोचने लगी और अपने मन ही मन में बोली, नेहा को क्या परेशानी है, इसके बारे में अगर पता लगाना है तो कैंपिंग से बेस्ट जगह कोई नहीं हो सकती। मुझे नेहा को इस कैंपेन में ले जाना होगा। फिर निया अपनी स्टूडेंट की तरफ देखकर बोली, डोंट वरी, मैं आप सबके पेरेंट्स से बात करूंगी और आज ही करूंगी। आप सभी इस कैंपेन में जाएंगी। यह सुनकर सब बहुत खुश हो गई। रुद्रांश का ऑफिस। रुद्रांश अपने चेयर पर बैठे हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो अपनी चाची यानी जया जी से बात कर रहा था। सामने से जया जी की आवाज आई, युवराज, मैंने कैंपिंग के लिए बोल दिया है और सभी टीचर्स को शैलजा के बारे में बता दिया है। सामने से रुद्रांश की ठंडी आवाज आई, ध्यान रहे, शैलजा कौन है इसकी किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। सामने से जया जी ने कहा, डोंट वरी, मैंने उसे सब समझा दिया है और उससे उसका काम भी अच्छे से बता दिया है। इतना सुन के रुद्रांश ने हम बोलकर कॉल कट कर दिया और अपने लैपटॉप पर निया की तस्वीर देखने लगा जो आज की उसके क्लासरूम की थी। इस पिक में वो बच्चों से बात कर रही थी। उसकी पिक को देखते हुए रुद्रांश ने एक आह भरी और अपने आप से ही कहने लगा, निया, बस कुछ दिन और, फिर आप खुद ही मेरे पास आ जाएंगी। आपको जल्द ही अपनी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा और आपके अतीत के बारे में भी। वहीं दूसरी तरफ स्कूल की छुट्टी हो गई थी। निया ने उन लड़कियों के घर जाकर उनके पेरेंट्स से बात करने का सोचकर वो उन 5 लड़कियों के घर शिल्पा और अमित के साथ चली गई। उनके घर पहाड़ी पर जाकर थे जिसके लिए उन्हें पैदल चलना पड़ा। थोड़ा और ऊपर जाकर उन लड़कियों के घर आ गए जिनमें से 3 लड़कियों के घर एक साथ ही थे। उन घरों में जाकर निया ने अपने बारे में उनके पेरेंट्स को बताया तो उनके पेरेंट्स ये जानकर बहुत खुश हुए कि निया उनके बच्चों की क्लास टीचर है। निया भी उनके पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश हुई और निया ने उनके पेरेंट्स को इस कैंपेन के बारे में बताया और उनको उनके बच्चों को इस कैंपेन में जाने के लिए कहा। पेरेंट्स निया की बातों को समझकर अपने बच्चों को कैंपेन में भेजने के लिए रेडी हो गए। अब सिर्फ 2 ही लड़कियों का घर बचा था जो थोड़ा ऊपर था, जिसके लिए वह उन लड़कियों के घर के लिए निकल गए। उनमें से एक नेहा का घर भी था। अमित और शिल्पा भी अब पैदल चल चलकर थक चुके थे। शिल्पा ने निया से कहा, यार निया, जरूरी है कि सभी बच्चों से आज ही बात कर लेनी है, कल कर लेना यार, मेरी तो हालत खराब हो गई है, मुझसे तो अब चला ही नहीं जा रहा है, पता नहीं ये बच्चे इतना कैसे चलते हैं। निया ने उसे जवाब देते हुए कहा, शिल्पा, तू तो यहीं की रहने वाली है तो तुझे इन सब चीजों की आदत होगी, तो तू ऐसे क्यों बोल रही है, अमित भी तो थका हुआ है। तब इस पर शिल्पा ने कहा, बेशक मैं यहीं की हूँ लेकिन मैं कभी इतने ऊंचे पहाड़ों पर नहीं जाती हूँ और तुझे पता तो है यार कि मेरा घर मार्केट में ही है, तो मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हमेशा बस कुछ भी काम होता है तो मार्केट से ले लेती थी या फिर वहां से बस कार के थ्रू आगे पीछे जाती थी। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं मेरी तो जान ही निकल जाएगी। इस पर अमित हंसते हुए बोला, हाँ तुम्हारी जान ही निकल जाएगी, और उन लड़कियों की सोचो जो रोज स्कूल जाने के लिए इतना ऊंचे से नीचे उतरती हैं और फिर दोबारा ऊपर चढ़ती हैं। उसकी इस बात पर शिल्पा ने बुरा सा मुंह बनाकर अमित को देखा और अमित ने भी शिल्पा को देखते हुए से इशारों इशारों में आंख मार दी। निया उनको देखते हुए चुप हो गई और उनसे कुछ नहीं कहा। अब लड़कियों का घर भी आ चुका था। सबसे पहले निया नेहा के घर गई तो नेहा के घर में उसके मम्मी पापा, उसका एक छोटा भाई और दादा दादी थे। नेहा के पेरेंट्स को निया ने अपना, शिल्पा और अमित का इंट्रोडक्शन दिया और उन्हें कैंपेन के बारे में बताया तो नेहा के पेरेंट्स भी इस चीज को लेकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा,
बिल्कुल टीचर जी, बिल्कुल आप इसे लेकर जाए। वैसे भी पता नहीं इसे क्या हो गया है, कुछ दिनों से किसी से सही से बोलती ही नहीं है, कुछ बताती भी नहीं है, बस ऐसे ही चुपचाप बैठी रहती है। उनकी इस बात पर निया ने नेहा की माँ की तरफ देखकर कहा, आप परेशान मत होइए, मैं नेहा से इस बारे में बात करूंगी। बस अब एक ही लड़की का घर बचा था। उसके घर जाकर भी निया ने परमिशन ले ली। अब गर्ल्स बहुत खुश थीं, क्योंकि वो सब कैंपेन में जो जा रही थी। फिर वह तीनों वहां से आकर नीचे की तरफ आने लगे तो निया ने अमित और शिल्पा दोनों को रोका और कहा, रुको, पहले तुम दोनों मुझे एक बात बताओ कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों? तब शिल्पा और अमित एकदम सकपका के निया की तरफ देखने लगे। निया, क्या कहना चाह रही है तू? मतलब क्या है? मतलब ये कि जिस तरीके से तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो और बातें करते हो ना, इस बारे में मुझे सब समझ में आता है कि तुम दोनों की क्या खिचड़ी पक रही है। इस पर शिल्पा शर्मा गई और बोली, अरे यार, मैं तो तुझे बस बताने ही वाली थी। तब अमित ने भी अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए निया से कहा, अब तुमने हमें पकड़ ही लिया है तो तुमसे क्या छुपाना। मैं और शिल्पा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों की कास्ट अलग है, इसलिए यही प्रॉब्लम है कि हमारे घर वाले नहीं मानते हैं। इस पर निया ने कहा, अरे यार, तुम दोनों एजुकेटेड हो, बढ़िया जॉब है, तुम दोनों के पास घर वाले क्यों नहीं मानते? उसने कहा। तो शिल्पा ने बताया, क्या बताऊं यार, मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, बाकी तो मेरी पूरी फैमिली मानती है और अमित की सारी फैमिली मानती है, बस उसके भी पापा नहीं, लेकिन वो भी मान जाएंगे। निया ने शिल्पा और अमित को देखते हुए खुश होते हुए बोला, तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। इस पर शिल्पा और अमित दोनों उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए और पहाड़ी पर से उतरकर नीचे जंगल की तरफ आ गए। निया ने शिल्पा से कहा, अरे यार, मैं तो तुझसे पूछना ही भूल गई, क्या तू कुछ दिन के लिए मेरे घर रह सकती है? वो मेरे भाई और मेरी मम्मा को हमीरपुर जाना है, तो वो 2-3 दिन घर नहीं होंगे। इस पर शिल्पा ने निया से बोला, ऑफ कोर्स मेरी जान, हम खूब मस्ती करेंगे। अमित भी उनके साथ चलते हुए उनकी पिक्स क्लिक कर रहा था और निया की कुछ पिक्स क्लिक कर उसने रुद्रांश को व्हाट्सएप कर दी, जिसमें निया खिलखिलाते हुए हंस रही थी। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।